हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी क्लासेस। दोस्तों, क्योंकि आपको पता है अभी अभी उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा। यहाँ पे कंट्रोवर्सी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक चीज़ जिसको लेकर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है वो ये है कि यूसीसी के अंदर ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसको लेके काफ़ी हो हल्ला हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान आर्टिकल के अंदर एक बड़ा ही ज़बरदस्त आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें यह बताने की कोशिश की गई कि लिव इन रिलेशनशिप एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, एक आज के ज़माने का कॉन्सेप्ट नहीं है। पुराने ज़माने में भी, एंशियंट ज़माने में भी लिव इन रिलेशनशिप, ओपन मैरिज, इस तरह के कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, जिसको आज कल हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट मानते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने पूरा रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, पूरे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस आर्टिकल में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे, इस आर्टिकल के हिसाब से जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर दिया हुआ है, कि पुराने ज़माने में कितने तरह की मैरिज होती थी, लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता था, ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या होता था, जो रेप विक्टिम्स होते थे उनके जब बच्चे पैदा होते थे उनके लिए क्या प्रावधान किए गए थे, राक्षस मैरिज क्या होती थी, पिशाच मैरिज क्या होती थी, गंधर्व विवाह क्या होता था, उन सभी कॉन्टेक्स्ट को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा। हालांकि आर्टिकल बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ब्रीफली कि ये पूरे कॉन्सेप्ट क्या हुआ करते थे। तो आर्टिकल की जो हेडिंग है वो कहती है बैक टू द फ्यूचर, मैरिज एंड लिव इन रिलेशनशिप इन द एंशिएंट इंडिया। तो यहाँ पे जो सबसे पहले शुरुआत हुई है बेसिकली वो एक पेंटिंग से शुरुआत हुई है। राजा रवि वर्मा की ये पेंटिंग है, और राजा रवि वर्मा ने जो है किंग दुष्यंत और शकुंतला, इनकी मैरिज में बताया गया है, जिनका गंधर्व विवाह हुआ था। गंधर्व विवाह समझ सकते हो आप, आज के टाइम में आप लव मैरिज को गंधर्व विवाह के तौर पे देख सकते हैं। थोड़ा बाद में डिटेलिंग इसमें हम लोग जानेंगे। चलिए, बात क्या है, सबसे पहले का एग्जांपल से शुरू करते हैं। आजकल जैसे थोड़े समय पहले ना एक वीडियो आया था जिसमें दीपिका पादुकोण का एक वीडियो आया था कि इट्स माय चॉइस, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो चाहती हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना, इवन व्हेन शी वाज मैरिड, तो उसमें काफ़ी हो हल्ला हुआ था। और लेकिन ऐसा ही एग्जाम्पल आपको इतिहास में देखने को मिलता है। महाभारत के अंदर ये मेंशन किया गया है, आदि पर्व चैप्टर 122 के अंदर, जहाँ पे पांडु अपनी पत्नी कुंती को एक बात बता रहे हैं। पांडु कुंती को ये कह रहे हैं कि उनके एक ज़माना हुआ करता था, मतलब उनके ज़माने से थोड़ा पहले, 2-3 जनरेशन पहले मान के चलिए, जहाँ पे पांडु कुंती को ये कहते हैं कि वीमेन फ्री हुआ करती थी, वीमेन अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी। इवन मैरिज होती थी जो जिस हस्बैंड के साथ, उसके अलावा वीमेन किसी और हस्बैंड के साथ भी, मतलब किसी और पर्सन के साथ भी, मेल के साथ बाहर रिलेशन बना सकती थी, मतलब वो मल्टीपल पार्टनर रख सकती थी, मल्टीपल पार्टनर हस्बैंड के अलावा। और हस्बैंड से ये उम्मीद की जाती थी कि वो इस पूरे मामले में किसी तरह की जेलसी भी फील नहीं करेंगे। और ये एक वेल नोम्ड, एक एक्सेप्टेड नॉर्म हुआ करता था, कि उस समय कल्चर का पार्ट हुआ करता था। एक इट्स एन ओपन मैरिज, एक लेडी अपने हस्बैंड के अलावा बाहर भी रिलेशन रख सकती थी, हस्बैंड से ही उम्मीद की जाती थी कि वो जेलसी फील नहीं करेगा। लेकिन ये थोड़ा सा बाद में चेंज शुरू हुआ ना, ये श्वेतकेतु के टाइम पे चेंज शुरू हुआ। श्वेतकेतु की मदर अपने उसके फादर को छोड़ के किसी दूसरे पर्सन के साथ जो है शी वॉज गोइंग। उस समय श्वेतकेतु ने अपने पिताजी को पूछा, पिताजी ये क्या हो रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? तो उसके पिताजी ने कहा, देखो बेटा, ये हमारे कल्चर का पार्ट है, अगर आपकी मदर किसी और के साथ जाना चाहते हैं, किसी और को पसंद करती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जेलसी फील नहीं होनी चाहिए, तुम भी नॉर्मल रहो। तो श्वेतकेतु ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वीमेन को मोनोगमस होना चाहिए, और मैं इस चीज़ को चेंज करूंगा, ऐसा श्वेतकेतु ने कहा। बाद में श्वेतकेतु ने अपनी कैपेसिटी में ऐसे रूल्स भी बनाए जिसमें महिलाओं को जो है वो मोनोगमस रखा गया। इतना ही नहीं, पांडु एक और बात बोलते हैं कुंती को। वो कहते हैं कि उत्तर कुरु, उत्तर कुरु एक जगह का नाम है जहां पे ओपन मैरिज एक बहुत एक्सेप्टेड कल्चर का पार्ट हुआ करता था। और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि उत्तर कुरु बेसिकली उत्तराखंड ही था। तो जब पांडु उत्तराखंड के बारे में एंशिएंट इंडिया में ये बताते हैं कि वहाँ पे ओपन मैरिज एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता था। इवन आज भी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कुछ नॉर्थ ईस्ट की कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं, छोटी छोटी कम्युनिटीज, ट्राइब्स हैं, जहाँ पे आज भी इस तरह की ओपन मैरिज अलाउड होती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे कल्चर आपको देखने को मिलेंगे थोड़े बहुत। अब सवाल ये उठता है कि ओपन मैरिज को लेके क्या उस समय समाज में कुछ रूल्स हुआ करते थे? उस ओपन मैरिज से जो बच्चे पैदा होते थे, क्या उसके लिए कुछ रूल्स होते थे? आंसर इज यस। देखिए, किसी भी समाज में रूल्स तब बनाए जाते हैं जब वो प्रैक्टिस लार्ज स्केल पे की जाती हो, या फिर वो प्रैक्टिस समाज में एक्सेप्टेड हो कुछ हद तक, उसके अलावा रूल्स नहीं बनते हैं।
तो ओपन मैरिज में क्या रूल्स होते थे, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे तारा का और बृहस्पति का। तारा जो है वो बृहस्पति की वाइफ थी, लेकिन तारा अपने लवर के साथ, जिनका नाम था चंद्र, उनके साथ जो है उन्होंने का उनका बच्चा पैदा हुआ, मतलब बच्चा लवर से पैदा हुआ, बृहस्पति से पैदा नहीं हुआ। रूल्स ये कहते थे कि जब ऐसे केस में जो लेडी होती है, जो महिला होती है, उसको ये फाइंड आउट करना होता है कि उसके एक्चुअली बच्चे के एक्चुअल फादर कौन है, और उस बच्चे का जो एक्चुअल फादर है वही उस बच्चे को रेज करेगा। बाद में उस बच्चे को चंद्र के द्वारा रेज किया गया, बृहस्पति के द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि वो बच्चा एक्चुअली चंद्र का ही था। एक एग्जाम्पल नहीं, एक और एग्जाम्पल दिया गया है। वो एग्जाम्पल दिया गया है पुलोमा का। पुलोमा जो है भृगु की वाइफ थी, लेकिन पुलोमा जो है अपने लवर के साथ जो है कुछ समय के लिए बाहर चली गई। जब वो वापिस आई तो शी वॉज प्रेग्नेंट। अब उनसे पूछा गया कि भैया इनका फादर कौन है, तो उन्होंने बताया कि इसके फादर तो भृगु नहीं है, इसके फादर तो उनके लवर हैं। लेकिन उनके लवर ने उस बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जो कि उस समय के रूल के अगेंस्ट में होता था। वो तो बाद की बात है कि भृगु ने उस बच्चे का टेक केयर किया, हालांकि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था टेक केयर करने के लिए, फिर भी भृगु ने अपनी वाइफ के लवर के बच्चे को रेज किया। ये आदि पर्व के चैप्टर 5 के अंदर मेंशन किया हुआ है। यानी कि ओपन मैरिज वाला कॉन्सेप्ट उस समय पे एक्सेप्टेड होता था, और इसके लिए रूल्स भी बने होते थे। अब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो दो पर्सन हैं वो आपस में मैरिज करते हैं, लेकिन उस मैरिज से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स कर दी जाती हैं, जिसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा जाता था। और यूजली ये होता था कि जो कॉन्ट्रैक्ट में कि जो इस मैरिज से बच्चा पैदा होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। एग्जाम्पल है अर्जुन का। अर्जुन ने मणिपुर की प्रिंसेस, जिनका नाम था चिंद्रांगदा के साथ शादी करनी चाहिए। तो जब अर्जुन चिंद्रांगदा के पिताजी के पास गए, उनको कहा कि मैं आपकी डॉटर से शादी करना चाहता हूं, तो उनके फादर ने एक कंडीशन रखी, चिंद्रांगदा के फादर ने। उन्होंने कहा कि देखो, मैरिज तो तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मैरिज से जो बच्चा पैदा होगा उसका तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। वो बच्चा मेरे किंगडम का जो है, मतलब वो सक्सेसर बनेगा। अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन ने शादी कर ली, एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था बब्रुवाहन। और वो बब्रुवाहन बाद में अपने नाना जी के किंगडम को, यानी कि मणिपुर के किंगडम को संभालने लगा। अर्जुन का उस बच्चे के ऊपर किसी तरह का कोई भी अधिकार नहीं था। इवन बाद में जब महाभारत हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर, वहाँ पे भी बब्रुवाहन ने उसके अंदर ऐसा पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वो किसी भी तरह से पांडवों से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी ना, तो पांडवों से ज़्यादा रिलेटेड था नहीं। ही वॉज जस्ट अ बायोलॉजिकल सन ऑफ द अर्जुन। अदरवाइज ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं थी कि तुम्हें पांडवों की तरफ से ही लड़ना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनने को मिलता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला। एक देयर यूज्ड टू बी अ लेडी जिनका नाम था माधवी, और ये जो बताया गया है उद्योग पर्व चैप्टर 114 से लेकर 17 के बीच किस्सा बताया गया है। तो माधवी हुआ करती थी, और वहीं पे एक स्टूडेंट हुआ करते थे जिनका नाम था गालव। गालव यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ विश्वामित्रा। ठीक है। तो विश्वामित्रा ने गालव को ये कहा कि जिसे गुरु दक्षिणा कहते हैं, गुरु दक्षिणा के तौर पे मुझे 800 हॉर्सेस चाहिए, तो तुम मुझे लाके दो। अब गालव के पास तो 800 हॉर्सेस थे नहीं। उन्होंने माधवी से कांटेक्ट किया। माधवी ने कहा ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगी। माधवी ने कैसे हेल्प किया? उन्होंने 4 अलग अलग किंग से शादी किया, और हर किंग से एक एक बच्चा पैदा हुआ। माधवी ने शादी से पहले उन किंग से के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और ये कहा कि देखो, मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, तुम्हें जो बच्चा पैदा होगा उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा, वो तुम्हारा होगा। उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है एज अ मदर। बदले में एज अ ब्राइड प्राइस के रूप में तुम मुझे 200 हॉर्सेस दोगे। किंग ने कहा ठीक है। माधवी ने अलग अलग 4 किंग से शादी की, अलग अलग टाइम पे उनसे बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा अपने फादर के साथ रहा, अपने किंगडम को संभाला। माधवी को बदले में 200 हॉर्सेस मिले। इस तरह से उसने 400 हॉर्सेस कलेक्ट किए, और वो उसको दे दिए गए एज अ गुरु दक्षिणा। उन्होंने अपने गुरु दक्षिणा को, बाद में वो बात अलग है कि उन्होंने बच्चों ने अपनी मदर को डिस्कवर किया, कहीं से खोज निकाला, और अपनी मदर के साथ भी रहने लगे। बाद में उनको पूरी रिस्पेक्ट दिया, बट दैट वाज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का भी कॉन्सेप्ट उस समय होता था।
अब पोलिगमी को कुछ लोग जो है मानते हैं कि पोलिगमी तो बहुत पुरानी प्रैक्टिस हुआ करती थी, आज के मॉडर्न वैल्यूज़ के हिसाब से पोलिगमी नहीं है। हालांकि आज भी बहुत सारी जगह पे पोलिगमी यूज़ होती है, लेकिन पोलिगमी देखिए, पोलिएंड्री, सॉरी पोलिगमी नहीं, पोलिएंड्री। पोलिएंड्री का मतलब होता है जहाँ पे एक महिला एक से ज़्यादा पति रख सकती है, उसे पोलिएंड्री कहते हैं। इसका तो एग्जाम्पल सीधा से देखने को मिलता है पांडव और द्रौपदी, तो ये पोलिएंड्री का एक एग्जाम्पल आपको नज़र आता है। लेकिन द्रौपदी के पिता ने इसको इतने आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया था। जब द्रौपदी के पिता ने इसको डाउट रेज किया और कहा कि भाई ये तो अलाउड नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो उस समय धृतराष्ट्र ने एक एग्जाम्पल दिया। धृतराष्ट्र ने यह कहा कि जटिला का एग्जाम्पल दिया। जटिला, पुराने ज़माने में जटिला और उनके 7 भाई थे, ये गौतम फैमिली से बिलोंग करते थे, जो बहुत बड़े ऋषि रहे, ऋषि गौतम। उन्होंने भी जो है पोलिएंड्री किया था। 7 भाइयों ने एक ही महिला के साथ शादी किया था। तो उस बेसिकली धृतराष्ट्र ये कहना चाहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, वेल एक्सेप्टेड नॉर्म है समाज में, इसके उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। तो उस समय पोलिएंड्री वहाँ पे अलाउ किया गया। तो ये सब कॉन्सेप्ट होता था। लेकिन पुराने ज़माने में अगर आप देखें, डाइवोर्स के लिए भी रूल्स बने हुए थे। इवन चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कहा है कि म्यूचुअल डाइवोर्स अलाउड है। अगर हस्बैंड और वाइफ किसी रीज़न से डिवोर्स चाहते हैं तो उसको अलाउ किया जा सकता है। हालांकि चाणक्य ने यूनिलेटरल डिवोर्स को अलाउ नहीं किया। यूनिलेटरल मतलब हस्बैंड या वाइफ कोई एक चाहते, नहीं, म्यूचुअल होना पड़ेगा। और इसे कहा जाता था परस्पर देश था मोक्षा। ठीक है, परस्पर अगर आप में द्वेष है तो उससे मोक्ष आपको मिल सकता है। बेसिकली ये जो है म्यूचुअल डिवोर्स की बात करते हैं। क्या महिलाएं शादी के बाद अपने हस्बैंड को अबैंडन कर सकती थी? उसके लिए भी प्रावधान दिए गए हैं। अगर उसका कैरेक्टर बहुत ख़राब है, दारू पीता है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस करता है, उस केस में यस, वो अपने हस्बैंड को अबैंडन कर सकती है। अगर वो 10 महीने से ज़्यादा विदाउट परमिशन अगर अब्सेंट रहता है, उस केस में भी उसके द्वारा छोड़ा जा सकता है। क्या मैन रीमैरी कर सकते थे अपनी वाइफ को के होते हुए? ये उसका भी कॉन्सेप्ट है। अगर वाइफ का कोई बच्चा नहीं होता है 12 साल तक, तो वो दोबारा से शादी कर सकते हैं। और अगर हस्बैंड 12 साल से पहले दूसरी शादी करना चाहता है तो उसके लिए भी रूल हैं। एक तो उसको अपनी पुरानी वाइफ को कंपनसेट करना पड़ेगा, जिसे आजकल एलमनाई कहते हैं, या फिर उसको स्टेट को भी जो है फाइन देना पड़ेगा। कामा सूत्रा के अंदर भी वात्सायन इस बारे में बात करते हैं, विडो रीमैरिज की बात करते हैं। बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिटेलिंग दिया हुआ है। ऋग्वेदा के अंदर भी ऋग्वेदा 10.18 जो हिम दिए हुए हैं, वहाँ पे भी विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो कामा सूत्रा रीमैरिज को अलाउ करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या शादी करना बिल्कुल कंपलसरी है? उसमें कुछ शादियां ऐसी होती हैं जो कंपलसरी थी, कुछ शादियां ऐसी होती थी जो कंपलसरी नहीं होती थी। जैसे एक शादी होती है जिसे बोलते हैं सद्या विदुषी। ठीक है, सद्या विदुषी में शादी करना ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन दूसरी एक और तरह की शादी मतलब कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं ब्रह्मविच्छिन्नी। ठीक है, ब्रह्मविच्छिन्नी के अंदर शादी करना ज़रूरी नहीं होता है। मतलब ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी होती है, जो इंटेलेक्चुअल महिलाएं होती हैं, जो प्रोफेसर्स होती हैं, पढ़ती हैं, उनको शादी करना ज़रूरी नहीं है। वो सिंगल भी रह सकती हैं। मतलब सिंगल रहने का कॉन्सेप्ट भी था। बड़े सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे गार्गी का एग्जाम्पल दिया गया उपनिषद के अंदर, सुलभ का एग्जाम्पल दिया गया है महाभारत के अंदर, लीलावती का एग्जाम्पल दिया गया है जो कि भास्कर की पुत्री थी। भास्कर बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे। इनकी डॉटर थी लीलावती, उन्होंने भी अपने पिताजी से मैथमेटिक्स सीखा और बाद में इन्होंने भी शादी नहीं किया। तो ऐसी महिलाओं का भी कॉन्सेप्ट होता था। इवन सिंगल फादर का कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलता है। जैसे वेद व्यास जो थे, उनकी पत्नी उनको छोड़ के चली गई, लेकिन उनके जो पुत्र थे सुका, उन्होंने अकेले अपने पुत्र को पाला, उनको रेज किया। ही वॉज अ सिंगल फादर। जैसे द्रोण जो थे, द्रोण भी खुद द्रोण के जो पिताजी थे वो सिंगल फादर थे। द्रोण को बिना मदर के ही पाला गया। द्रोण तो सब जानते हैं, है ना, पांडवों के गुरु हुआ करते थे। इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको गंधर्व विवाह नाम का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। गंधर्व विवाह आप ये कह सकते हो कि आजकल के समय में जो लव मैरिज है उससे आप इसको इक्वेट कर सकते हो। तो गंधर्व मैरिज में आपको किसी तरह के रिचुअल की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब कोई फेरे नहीं, कोई शादी नहीं, कोई विटनेस नहीं, किसी तरह की ज़रूरत नहीं होती है। 2 लोग अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आप मैरिज कर सकते हो। गंधर्व विवाह वाला कॉन्सेप्ट कई सारे
धर्मसूत्र, गृह सूत्र वगैरह के अंदर उसको मेंशन किया गया है। तो गंधर्व विवाह डिड नॉट रिक्वायर एनी सेरेमनीज, विटनेस, पेरेंटल कंसेंट, इवन माता पिता की परमिशन की जरूरत भी नहीं है, उसके बिना भी आपकी शादी हो सकती है। ये उस तरह का कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसके अलावा वात्सायन ने जो कामसूत्रा लिखा, उन्होंने भी लव मैरिज के बारे में बात किया है। इवन वात्सायन ने तो ये भी कहा है कि जो लव मैरिज करते हैं कपल्स, उनके खुश होने के, हैप्पी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू दोज कपल्स जिन्होंने अरेंज मैरिज की है। ये वात्सायन कह रहे हैं वहाँ पे। लव मैरिज के तो बहुत किस्से देखने को मिलते हैं। कालिदास का एक बहुत बड़ा प्ले है अभिज्ञान शाकुंतलम, जहाँ पे एक लव स्टोरी दिखाई गई है। लव स्टोरी तो पूरे इतिहास में बहुत सारी जगह पे मेंशन किया गया है। एक बड़ा रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूँ। कश्मीर के जो किंग थे, उनके कोर्ट के अंदर एक पोएट हुआ करते थे जिनका नाम होता था बिल्हाना। ठीक है, बिल्हाना का किंग की लड़की के साथ लव अफेयर हुआ, उन्होंने उनके साथ शादी कर लिया, गंधर्व विवाह बेसिकली कर लिया, और वो उन्होंने उसके पिताजी से परमिशन लिया नहीं। अब किंग को आया गुस्सा, किंग चाहते थे कि उसको मरवा दें, उसको प्रोसिक्यूट करवा दें, लेकिन बिल्हाना ने अपने आप को वर्दी प्रूफ कर दिया। जैसे आजकल होता है लव मैरिज के केस में, अगर लड़का अगर अपने आप को वर्दी अगर डिक्लेयर कर देता है, अगर बना लेता है, वर्दी प्रूफ कर देता है, मतलब आपका कोई बहुत अच्छा एग्जाम क्लियर हो गया हो, कोई बिजनेस सेटअप हो, कुछ भी किसी तरह का भी हो, आपने को वर्दी दिखाना होता है, तो उस लड़की के माता पिता को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यही सिचुएशन बिल्हाना के सामने थी। तो जब उसको पता चला कि भाई वो तो बड़ा गुस्सा है, नाराज़ है इस शादी से, तो इन्होंने क्या किया, एक कविता लिखी जिसका नाम था चोरा पंचसिका। ठीक है, चोरा पंचसिका, जिसको कहा जाता है 50 वर्सेस ऑफ लव थीफ। बड़ी शानदार इन्होंने पोएम्स लिखी, और जब इन्होंने किंग को दिखाया, किंग को लगा ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वो उससे खुश हुए और उसको मान लिया कि तुम वर्दी हो, और उनको माफ़ कर दिया, और बाद में उसने अपनी बेटी की खुशी खुशी उनके साथ शादियाँ करवा दी। भागने का प्रोविज़न भी था उस समय पे। बहुत सारी कहानियों में मेंशन है कि लड़का लड़की ने भाग के शादी कर लिया। जैसे कृष्णा और रुक्मिणी, इन्होंने भाग की शादी किया। रुक्मिणी के पिताजी रुक्मिणी की शादी करवाना चाहते थे शिशुपाल के साथ, और शिशुपाल को बाद में कृष्ण ने ही मारा था, वो शादी नहीं हो पाई, इन्होंने भाग के कृष्ण की शादी कर लिया। अर्जुन और सुभद्रा, सुभद्रा के जो ब्रदर थे बलराम जी, वो सुभद्रा की शादी करवाना चाहते थे किसके साथ, दुर्योधन के साथ, लेकिन कृष्ण के कहने पे अर्जुन और सुभद्रा आपस में भाग गए। इवन अभी रिसेंट ज़माने में भी पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता दोनों ने भाग के शादी किया था। संयोगिता का जो स्वयंवर चल रहा था, पृथ्वीराज चौहान को वहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी वो गए और उनको भगा के ले आए। इस तरह के कॉन्सेप्ट भी आपको उस समय पे देखने को मिलते हैं। इवन मनुस्मृति के अंदर भी, जिसे काफ़ी कंजर्वेटिव टेक्स्ट माना जाता है, लेकिन वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है लव मैरिज का। मनुस्मृति ये कहती है कि लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकती है अगर शी इज़ ओल्ड एनफ, मतलब ऐसा नहीं कि वो बच्ची है, मतलब उसको मैच्योर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, उसको मेजर होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। लव मैरिज में जो है मेंशन एंड एक्सेप्टेड इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा के अंदर कई जगह मेंशन किया गया है लव मैरिज वाले कॉन्सेप्ट को। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम लोग लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप को आजकल के गंधर्व विवाह के तौर पे आप बेसिकली मान सकते हो। तो बेसिकली जिस तरह ज़माना उस समय पे हुआ करता था, इट वाज नॉट वेरी रिजिड। अलग अलग लोग होते थे, उनकी अलग अलग चॉइस होती थी, अलग अलग चॉइस के लिए अलग अलग रूल्स जो है देखने को मिलते हैं, और उसी तरह से समाज में उनको एक्सेप्ट कहीं ना कहीं किया जाता था। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात हुई है, ये भी एक उसी तरह का एक्सेप्टेंस है कि लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया जाता है, बाकायदा आप उससे कम से कम रजिस्टर करवाएं। क्योंकि देखिए ना, अल्टीमेटली क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, जो लेडीज़ होती हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। अब मान के चलिए कि कई बार ऐसा होता था उस समय पे भी कि किसी ने लव मैरिज कर लिया, उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसको फादर ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ऐसा हो सकता था उस समय भी कुछ रूल्स हुआ करते थे। जैसे दुष्यंत के केस में ऐसा हुआ और शकुंतला के केस में ऐसा हुआ। दुष्यंत और शकुंतला की लव मैरिज थी, गंधर्व विवाह था, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चा एक्सेप्ट नहीं किया। इट वॉज डिनाइड बाय बोथ, न मदर ने न फादर ने। वो तो जो ऋषि कण्व थे उन्होंने उस बच्चे को एक्सेप्ट किया और उसको रेज कर दिया बेसिकली बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन मदर फादर ने दोनों ने बच्चे को रिजेक्ट कर दिया था, दुष्यंत ने शकुंतला ने। उसी तरह पे जो रेप विक्टिम होते थे उनसे भी बच्चा पैदा हो सकता था। जैसे यहाँ पे बृहस्पति का एग्जांपल दिया गया, बृहस्पति ने किसी का रेप किया
अनफॉर्चुनेटली। हालांकि बृहस्पति खुद एक ऋषि हुआ करते थे, इन्होंने रेप किया और उससे एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया भारद्वाज। भारद्वाज को बृहस्पति ने भी रिजेक्ट कर दिया और जिनका रेप हुआ था उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। बाद में भारद्वाज को उनके नाना जी उन्होंने रेज किया और भारद्वाज बाद में बहुत बड़े ऋषि बने, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है। अब पुराने ज़माने में कई तरह की शादियां होती थी। कुछ तो शादी हम लोगों ने ऊपर लिव इन रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट देख ही लिया। एक शादी बोली जाती थी जिसे बोलते हैं राक्षस मैरिज, और एक होती थी जिसे कहा जाता है पिशाच मैरिज। राक्षस मैरिज में क्या होता था, लड़की की बिना मर्जी के ज़बरदस्ती फोर्सफुली उससे शादी कर दी जाती थी। इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड, समाज में इसका एक्सेप्टेंस नहीं था। दूसरी तरह की शादी होती थी जिसे कहते थे कि जो फ्रॉड के साथ किया जाए, झूठ बोल के किया जाए या नशे में करवा दिए जाए, ठीक है, और नशे में शादी कर लेते थे, उसके बाद उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उस लेडी को भी रिजेक्ट कर दिया करते थे। आजकल इसे डेट रेप के नाम से जो इसको जाना जाता है। कोई कई धर्म सूत्र वगैरह में इसके अंदर कहीं भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। हालांकि उस समय ऐसे एग्जाम्पल भी देखने को मिलते थे जब इस तरह के बच्चे होते थे उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था और उनको किसी तरह के कहीं पे भी एक्सेप्टेंस नहीं होती थी। तो बेसिकली इस तरह के बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स हुआ करते थे जो आजकल के मॉडर्न रूल्स के जैसा ही है। जैसे लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चे पैदा होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट कहता है भैया उनको पूरी तरह से लीगल राइट्स होते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चा पैदा होता है उसको पूरी तरह से लीगल राइट्स होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं, अब आजकल तो क्या इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो फोर्सफुली, उस समय भी इतनी तरह से फोर्सफुली इसको एक्सेप्ट करने का प्रावधान नहीं था। लेकिन बात यही है कि हिस्ट्री अपने आप को दोबारा रिपीट कर रही है। वही कॉन्सेप्ट लिव इन रिलेशनशिप वाले, वही कॉन्सेप्ट ओपन मैरिज वाले आजकल आपको देखने को मिल रहे होंगे, कुछ इंडियन सोसाइटीज़ में, कुछ वेस्टर्न सोसाइटीज़ में। राक्षस मैरिज भी आजकल आपको देखने को मिलती है कहीं ना कहीं, पिशाच मैरिज भी देखने को मिलती है कहीं ना कहीं, जो कि एक्सेप्टेड बिल्कुल भी नहीं है, रेप की कैटेगरी में रखा जाता है। रेप विक्टिम से जो बेबी पैदा होते हैं उनके लिए भी आजकल प्रावधान दिए गए हैं। गंधर्व विवाह आपको देखने को मिलते हैं, भाग की शादी करने वाले कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो वही पुराने कॉन्सेप्ट जो पहले होते थे आजकल भी वो समाज में एग्जिस्ट करते हैं। अभी कुछ के लिए रूल्स बनाए जा रहे हैं, कुछ के लिए रूल्स बन चुके हैं, कुछ के रूल्स फ्यूचर में बन सकते हैं। समाज कहने का मतलब यही है कि इंसान पहले से आज भी लगभग वैसा ही है। पहले उस समाज में लोगों की अलग अलग चॉइस होती थी, अलग अलग चॉइस के हिसाब से अपना उनका लाइफस्टाइल होता था। आज भी लोगों की अलग अलग चॉइस हैं, उनकी अपना अपना लाइफस्टाइल है। तो ये जो उत्तराखंड के अंदर जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात हुई है लिव इन रिलेशनशिप की, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है लिव इन रिलेशनशिप को लेके। अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं होता तो इसे पूरी तरह से इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता, इसको बैन कर दिया जाता, लेकिन बैन तो नहीं किया, लिव इन इसको इलीगल डिक्लेयर भी नहीं किया। वो रजिस्ट्रेशन इसीलिए मैंडेटरी किया गया है ताकि उससे के जो लूप होल्स हैं, जो उससे गलत बातें होंगी, कल को अगर लड़का लड़की को छोड़ के चला जाए, ठीक है, उसकी मर्जी के बिना, या फिर उससे जो बच्चा पैदा उसको एक्सेप्टेंस ना मिले, तो ये कहीं ना कहीं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। अब इसमें बहुत सारे काउंटर आर्गुमेंट हो सकते हैं बेसिकली, लेकिन जो पुराने ज़माने में एंशिएंट टाइम में जो रूल्स थे वही रूल्स कहीं ना कहीं आपको आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो अब सवाल वही है कि भैया मॉडर्न क्या है, एंशिएंट क्या है, एक्सेप्टेड क्या है, रिजेक्टेड क्या है, उसके बारे में दुनिया भर के सवाल हो सकते हैं। देखिए मॉडर्न का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो बहुत हाई प्रोफाइल हो, ठीक है। मॉडर्न जस्ट एक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। लिव इन रिलेशनशिप पहले भी एग्जिस्ट करता था, इसका मतलब वो भी मॉडर्न होते थे इस डेफिनेशन से। तो ओपन मैरिज पहले भी एग्जिस्ट करता था, इसका मतलब वो भी मॉडर्न हुआ करते थे, राइट। तो इसमें बात मॉडर्न और एंशिएंट की नहीं है, इसमें बात है कल्चर की। कल्चर एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने आप को इवॉल्व करती है, टाइम टू टाइम नई नई वैल्यूज़ आती रहती हैं, पुरानी वैल्यूज़ जाती रहती हैं, कई बार पुरानी वैल्यूज़ दोबारा से आ जाती हैं। तो कल्चर एक लिविंग ऑर्गन के जैसा है, चेंज होता रहता है। इसमें से बाहर से बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ चीज़ें रिजेक्ट करते रहते हैं, जैसा आजकल चलता है, ठीक है। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल को दिया गया है। बहुत सारे चीज़ें इसमें ऐसी हो सकती हैं जिसको कुछ लोग काउंटर कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो करना भी चाहिए। लेकिन यस, इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारे एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की गई है। तो इस आर्टिकल को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। आप इनके बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस तरह की वीडियोज़ अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।